हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा, गुड इवनिंग हो रहा है। राघव जी, हेलो जी, राघव जी कैसे हैं? चलिए बाकी फ्रेंड्स भी मेरे हैं मैं बढ़िया हूँ। राघव जी आप कैसे हैं? सबसे पहले राघव जी थोड़ा सा मुझे बताएं, क्या ऑडियो वीडियो मेरा ओके है या नहीं? फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आकांक्षा वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आकांक्षा? चलिए जी बाकी बच्चे भी आइए, फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। जी हाँ, आपने ठीक पढ़ा स्क्रीन पर, नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट। जी ऑडिट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है। तो प्लीज़ मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा, क्योंकि पहली क्लास में ही सब कुछ होता है। चलिए थैंक यू राघव जी। चलिए जी स्टार्ट कर सकते हैं। आज की आप लोगों की परमिशन है? बताएं जी बताएं, क्या आप लोगों की परमिशन है स्टार्ट करने की? राघव जी का मैसेज आ चुका है, यस सर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना ऑडिटिंग का, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो। देखो जी, ग्रुप 2 का पेपर नंबर हमारा जो है 6, और बच्चे बड़े ही बच्चों को मैंने देखा है बहुत ही सिरदर्द रहता है ऑडिट को लेकर। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसा है क्या ऑडिट में जो इतना परेशान आप लोग होते हो। बस ज़रूरत है तो सही प्लानिंग की, सही पैटर्न की। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। थैंक यू जी, थैंक यू राघव जी, थैंक यू। चलिए जी, पेपर नंबर हमारा 6 है। सर सबसे पहले सिलेबस की बात बताओ ना। ऑब्वियस सी बात है, पहली क्लास है, थोड़ी सी लटरम पटरम बातें करनी पड़ती हैं। तो लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फालतू मैं नहीं बोलूँगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। ठीक है जी। क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होगा सर? लेक्चर कितने लगेंगे सर? नोट्स कैसे मिलेंगे? अच्छा एक चीज़ और, क्लास में ना प्लीज़ नोट्स आप अपने साथ के साथ बनाते रहना। मैंने भी ऑलरेडी बनाए हुए हैं। देखो ऑडिटिंग में सबसे ज़्यादा जो है, एक तो लिखने का काम और लर्निंग का काम साथ के साथ आप करते रहना। ठीक है जी। तो चलिए जी सर साहब, पहले सबसे पहले मैं सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा दीजिए। देखिए जी, बहुत ही आसान जो आपका ये जो कैरिकुलम है किसका, ऑडिट का, चैप्टर 13। टोटल इसमें 13 चैप्टर हैं। टोटल 13 चैप्टर में से पहला चैप्टर है नेचर ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो साहब पहला ज़रूरी नहीं है कि ऑडिट की ही बात हो। पहला चैप्टर आपका कोई भी हो, चाहे वो अकाउंट्स का हो, चाहे लॉ का हो, चाहे टैक्सेशन का हो, चाहे एफएम का हो, चाहे कॉस्ट का हो। पहला चैप्टर साहब इतिहास गवाह है, आप उठा के देख लो। सिर्फ अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराएगा कि हम क्या हैं, हमारा स्कोप क्या है, हमारे एडवांटेज क्या हैं, हमारे डिसएडवांटेज क्या हैं, और कुछ जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, वर्ड्स मतलब कुछ डेफिनेशंस है वो इंट्रोड्यूस कराएगा। ठीक है जी। तो कोई ये कोई नई बात नहीं है सर, ऑडिट में भी हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। यस और नो? जी सर। उसके बाद साहब स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है साहब? देखिए जी, घर में शादी होती है 2 महीने पहले से उसकी तैयारी शुरू होती है। कुछ कुछ घरों में तो बच्चों 6 6 महीने तक तैयारी शुरू हो जाती है। सर कैसी कैसी तैयारी बताओ जी? टेंट वाला कौन होगा, कैटरिंग वाला कौन होगा साहब, डीजे कौन, डीजे पे डांस कौन करेगा, उस वाले सॉन्ग पर कौन डांस करेगा, बोलो ये होता है कि नहीं होता साहब? यहाँ तो आप ऑडिट करने वाले हो, कोई गलती ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि क्लाइंट तभी तो पैसे देगा, क्लाइंट थोड़ा ना पैसे देगा हमें। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी मतलब पहले से स्ट्रेटेजी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आईसीएआई का मॉड्यूल चैप्टर नंबर 2 कहता है, हम बताएंगे आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है। अब साहब ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होता। स्ट्रेटेजी आपने बना ली, उसको डॉक्यूमेंटलाइज करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटलाइज का मतलब उसको पेपर पर लिखना पड़ेगा, ताकि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर पाएँ। ठीक है जी। उसका नाम है ऑडिट प्लानिंग, मतलब पेपर फॉर्म में। और उसके बाद इंडिविजुअली आप किसी को परफॉर्म करने के लिए अपनी टीम मेंबर को क्या दोगे, एक ऑडिट प्रोग्राम दोगे कि भैया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एरिया आपने चेक करना है, आप उधर जाओगे, आप उधर जाओगे। जब वॉर होती है ना, वॉर, तो उनकी प्लानिंग पहले से हो जाती है। ठीक है जी। कैसे प्लानिंग पहले से हो जाती है? जब भी कोई वॉर होती है तो भैया हर सोल्जर को अपना अपना काम पता होता है। तो यहाँ पर वो क्यों पता होता है? वो पहले से ट्रेंड होते हैं। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, ऑडिट स्ट्रेटेजी हो गई, ऑडिट प्लानिंग हो गई,
ऑडिट प्रोग्राम हो गया। इसके बारे में अब देखो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, पहली चीज़ हमें सब आईसीआई बताएगा। चैप्टर नंबर 2 कि स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, ऑडिट प्लानिंग आप कैसे करोगे, प्रोग्राम कैसे ड्राफ्ट करोगे। ठीक है जी, जी सर बढ़िया। इसके बारे में हमारा चैप्टर नंबर 2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट एविडेंस। ठीक है जी, चलिए जी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट एविडेंस होता क्या है सर? देखिए कानून के आँख पे तो पट्टी बंधी हुई है, याद है कि नहीं? हाँ सर याद है, मूवी हमने देखी है अंधा कानून, वहाँ पर पट्टी बंधी हुई है। कौन यकीन करेगा आपने ऑडिट की है या नहीं की? कौन यकीन करेगा आपका, मुझे बताइए। आपको ऑडिट करना है और आपने डेटर से कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी करनी है, तो कैसे पता चलेगा आपने क्वेरी की थी? साहब डेटर से कंफर्मेशन लेटर लेना पड़ेगा कि शर्मा जी उस दिन आए थे और ये मुझसे लेके गए, ये मैंने साइन किया है। वरुण वोरा जी वेरी गुड इवनिंग जी। ठीक है जी, और उसके बाद है ऑडिट एविडेंस। अभी मैं आपको एसए के चक्कर में नहीं फंसा रहा कि एसए क्या होते हैं, मैं तो सिर्फ चैप्टर की बात कर रहा हूँ, चैप्टर का ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ कि साहब डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। ऑडिट करने के लिए कुछ ना कुछ सबूत तो होना चाहिए ना, कि आप साहब क्लाइंट के पास गए, पता लगे आप गए ही नहीं और आपने बोल दिया जी मैं तो ऑडिट करके आ गया। साहब डॉक्यूमेंट भी तो होने चाहिए। तो उसको डॉक्यूमेंटलाइज करने के लिए अब क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या एविडेंस है, इसके लिए साहब ऐसे ही कहता है हमारा चैप्टर नंबर 3 आप देखिए। और बेसिकली मैं तो आपको यही कहूँगा कि साहब ये जो वैसे तो पेपर आपका थ्योरेटिकल है, बट इसका जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल ही बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर आप पढ़ के जाओगे और आर्टिकलशिप में यही सब आप करोगे। ठीक है जी, जी सर। उसके बाद रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल। अब साहब रिस्क असेसमेंट क्या है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? साहब आप ऑडिट करने जा रहे हो, आपको नहीं पता ये जो क्लाइंट है ना बड़ा तेज किस्म का आदमी है, बड़ा नालायक किस्म का आदमी है। साहब छोटी छोटी चोरियां करता है, चिंदी चोर कहीं का। मैं तो पहले ही कहता हूँ कि ये क्लाइंट जो होते हैं बड़े चिंदी चोर किस्म के होते हैं, छोटी छोटी चोरियां करते हैं। तो उनकी चोरियों को पकड़ने के लिए कहाँ कहाँ रिस्क है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक सेपरेट टॉपिक है, चैप्टर नहीं कह रहा, सेपरेट टॉपिक है रिस्क असेसमेंट। मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन में गए और कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रिस्क लग रहा है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को अभी तक मैंने कुछ कराया नहीं है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वो पूछ सकता है किसी से भी रिलेटेड, बट अभी ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं है। उसके बाद है इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल के बारे में तो चैप्टर नंबर 4 डिटेल में बताएगा, मैं तो सिर्फ इतना कह दूं कि भैया शेयर, अच्छा अच्छा बजाज, थैंक यू राघव बजाज जी। चलिए जी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो साहब एक ऐसा कंट्रोल जिसमें आप फ्रॉड और चोरियों को रोक सकें, ऐसे कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब है कुछ ऐसे कंट्रोल जिसको आप रोक सकें। किसको साहब? फ्रॉड को रोक सकें, चोरी को रोक सकें, कोई कलूजन हो रहा है उसको रोक सकें। ठीक है जी, कैसे कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ है यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में। उसके बाद सर, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 मतलब फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। साहब पहले तो फ्रॉड देख लो, फ्रॉड क्या होता है। देखो ये भी फ्रॉड क्या होता है, आईसीआई खुद कहता है कि जी मैं आपको बताऊंगा कि फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड से मेरा मतलब है फ्रॉड क्या होता है, कितने तरह के होते हैं और वो कैसे डिडक्ट किए जाते हैं, सारी की सारी। आपको तो भैया कुछ करना ही नहीं है, बस मटेरियल खोल लो। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल बहुत बेकार है। मैं तो कहता हूँ कि सबसे अच्छा तो स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना चाहिए। और एक बात मैं और बोलता हूँ, अंदर की सारा पेपर यहीं से आता है स्टडी मटेरियल से। ठीक है, किसी को बताना नहीं। सर ये तो आपने नई बात बता दी। चलिए, और उसके बाद फ्रॉड से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर क्या कहते हैं, ऑडिट करने जा रहा है कहाँ पर? क्लाइंट पे। और ऑडिटर क्या मुंह में दही जमा के बैठ जाए फ्रॉड हो रहा है तो? या उसकी कुछ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए? बोलो हाँ के ना। अरे आप कहते हो नागेंद्र चोर है, चोर है। चोर होने से क्या होता है मेरे को बताओ तो सही। चोर हूँ तो उससे चोरी से रिलेटेड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। बोलो हाँ के ना। हाँ सर। चलिए जी, उसके बाद ऑडिट एंड ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। ऑडिट एंड ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का मतलब है कि सर आईसीआई हमें टोटल अप टू डेट हीरो बनाना चाहता है। हीरो मतलब सर मूवी वाला हीरो नहीं, मूवी वाला हीरो नहीं, ऑडिट वाला हीरो। मतलब सर अमेजोन का ऑडिट आपको करना है, फ्लिपकार्ट का करना है,
ठीक है, alibaba.com का करना है। साहब कैसे करोगे जब तक आपको ये 6 चैप्टर ही नहीं आएगा? कैसे आप ऑडिट कर पाओगे, मुझे बता दो। आजकल तो ई कॉमर्स का बिजनेस इतना, ये जो लेक्चर आप देख रहे हो ऑनलाइन के थ्रू ही तो देख रहे हो, आजकल ऑनलाइन का बिजनेस इतना बड़ा है, तो आप उसका ऑडिट कैसे करोगे मुझे बता दो। इसके लिए आईसीआई ने कहा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ मित्रों आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 लेके। ठीक है जी, हाँ सर। उसके बाद सर बात करते हैं सैम्पलिंग की। सर सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग का मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल से लेता हूँ। साहब आप किसी मार्केट में जाते हो, बोलो जाते हो कि नहीं जाते? हाँ सर जाते हो। जब मेरे घर में शादी थी तो मैं मार्केट में गया था और मुझे बहुत सारे कपड़े लेने थे, जो लेना देना होता है ना लड़की वालों को लड़के वालों को आपस में, काफ़ी सारे कपड़े खरीदे जाते हैं। आप भी अपनी शादी में ये चीज़ नोटिस करना। तो जब भी किसी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर वो सैंपल देते हैं, साहब सैंपल पहले देख लो इस टाइप का होगा, बोलो होता है कि नहीं होता? तो उसी के बेसिस पर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। सैंपल का मेरा मतलब है कि कुछ सेलेक्टेड आइटम वहाँ से उठा लो, उनके बेसिस पे देख लो कि भैया अब जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था और पुराने टाइम में क्या आज भी ऐसा होता है। सर कैसा होता है आज भी? मतलब सिंपल सी बात ये है, जब आप चावल लेने जाते थे, बोलो जाते थे कि नहीं जाते थे? लाला जी चावल दे दो, तो चावल को ऐसे थोड़ा सा मुट्ठी भर लेके देखते थे, देखो कैमरे में शायद दिखाई नहीं दे रहा, मुट्ठी भर लेकर ऐसे देखते थे और क्वालिटी चेक करते थे चावल की, गेहूं की, मक्के की। तो बेस फिर आप ऑर्डर देते थे, लाला जी ऑर्डर कर दो 10 बोरी, 50 बोरी, 100 बोरी। वो आप कर क्या रहे हो भैया? सैंपल के बेसिस पर जजमेंट ले रहे हो। तो यहाँ पर सैंपल के बेसिस पर जजमेंट क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि सैंपलिंग क्या होती है, सैंपल कैसे लिए जाते हैं, उसको बड़ा रखना है, छोटा रखना है, कैसे रखना है। ठीक है जी। उसके बाद एक चैप्टर आता है एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर से मेरा मतलब है, सर एक बात बताओ एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? देखो पहली चीज़ तो हम मजदूर नहीं है, ठीक है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हम फिजिकल वर्क नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक कंपनी का डेटा आपको उठा के दे दिया, जाओ ऑडिट करने आए हो ना, अच्छा तुम्हारे को भी ऑडिटर बनाता हूँ मैं, ये लो सेल 100 करोड़ की सेल मैंने आपको दे दी, चेक करते रहो एक 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 क्या कहते हैं, क्या होता है, वाउचर, चेक करते रहो, पूरी रात ऐसे ही निकल जाएगी और पूरे दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, बोलो हाँ के ना? तो साहब कुछ टेक्निक्स हैं जिसको आप कंपैरिजन करते हो, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, वो क्या होता है वो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। ये लो जी, ये लो, ये आ गया आपका सबसे फेवरेट चैप्टर, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार मुझे लिख के बताओ सर, इसमें ये भी होता है ना कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन होता है उसमें से कुछ? हाँ जी बिल्कुल राघव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। प्लीज़ बाकी बच्चे भी रिप्लाई करते रहें, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछते रहें साथ के साथ। उसके बाद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मेरा मतलब है कि साहब जो भी आप ऑडिट करते हो, किसका करते हो? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इतना तो हमें भी पता है। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे करोगे, कौन कौन सी आइटम का करोगे? बहुत सारी आइटम दे रखी हैं, डोंट टेक टेंशन। एक आपका फेवरेट चैप्टर था कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट या कंपनी लॉ से भी रिलेटेड है, इसमें क्या कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं वो भी हम देखेंगे, बट ये इसका थोड़ा सा रेफरेंस आपने लॉ में भी पढ़ा होगा, हम जानते हैं फर्स्ट ग्रुप में। फिर उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट। सर ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? याद करो वो 11th वाले दिन या 12th वाले दिन जब आप पास होते थे और आप पूरे साल मेहनत करते थे, एक डॉक्यूमेंट आता था जिस पे लिखा होता था मार्कशीट, जिसको देखकर हर बंदा घबरा जाता था। जिसके मार्क्स कम हैं वो तो बेचारा वैसे ही सूख जाता था, और जिसके मार्क्स अच्छे आते वो पूरे घुमा घुमा के पूरे मोहल्ले में दिखाता था, देखो ये मेरी मार्कशीट, ये मेरी मार्कशीट। ठीक है, तो उसी तरह से एंटिटी की भी एक रिपोर्ट होती है, साल के एंड में सारा लेखा जोखा होता है कि भैया एंटिटी ने क्या किया है, उसके एक रिपोर्ट बना के हम दे देते हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद एक चैप्टर है बैंक ऑडिट। साहब बैंक में अगर आपको भेज दिया, आपकी नौकरी अगर बैंक में लग गई या बैंक का ऑडिट मिल गया तो कैसे करोगे? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कोई टेक्निक। तो ये इसके लिए चैप्टर बनाया हुआ है, चैप्टर नंबर 12। फिर कहता है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, या मैं कहूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी या फिर स्पेशल टाइप्स ऑफ एंटिटी। देखो इस वीडियो को
ओल्ड वाले भी देख सकते हैं और न्यू वाले भी देख सकते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जहाँ पर फ़र्क आएगा हल्का सा और नॉमिनल सा, वो मैं आपको तभी के तभी बता दूंगा। ठीक है जी। सर प्लानिंग कैसे करनी है? देखो प्लानिंग वैसे तो मैं कहता हूँ कि हर एक चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि पहले ही दिन थोड़ी सी प्लानिंग अच्छी हो जाए ना तो थोड़ा सा मज़ा आता है। चैप्टर नंबर 1 2 7 8 अप्रॉक्सली कितना आएगा? 20 to 25% ये आपका आने वाला है। आकांक्षा जी कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, आप मेरे को लग रहा है हो या नहीं। अभी तक हालांकि कुछ पढ़ाया नहीं है, फिर भी अगर कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, साहब ये मेरा एनालिसिस नहीं है, आईसीआई का एनालिसिस है। बुक खोलेंगे, स्टडी मटेरियल खोलेंगे तो पहले पेज पे आपको यही मिलेगा। चैप्टर नंबर 3 की इम्पोर्टेंस आप समझ ही चुके हैं कि कितना इम्पोर्टेंट अपने आप में, 5 से 15%। ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 और 6 क्या है? 10 से 15% इसकी वेटेज है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5 और 10 अपने आप में इसकी जो वेटेज है 15 से 20%। साहब सब कुछ यहीं करेंगे, समरी भी यहीं लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स भी यहीं लिखेंगे, एमसीक्यूज भी यहीं करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स भी यहीं करेंगे। अब इतना सब कुछ करने के बाद और बार बार रीडिंग करेंगे, क्योंकि ट्रू और फॉल्स में साहब एक लाइन ही आती है, अब किसी को पता ही नहीं होता वो लाइन कहाँ से आ गई है। ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा काम करना अपना स्टडी मटेरियल का, प्लीज़। सर प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ ऑडिट। अरे कांचा जी अभी हमने ऑडिट स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अभी बताते हैं ऑडिट के बारे में, ऑडिट बताने के बारे में ही आए हैं। प्लीज़ मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मार्कर ज़रूर लेके बैठिएगा, प्लीज़ मार्कर ज़रूर लेके बैठिएगा, क्योंकि साहब ट्रू और फॉल्स का सवाल है। ठीक है। वहाँ पर फिर पछताना रह जाता और कुछ नहीं रह जाता। ठीक है जी। चलिए सर, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 और 9, 5 to 50 एंड 10 to 50 मार्क्स। ठीक है जी। और उसके बाद ये सारी प्लानिंग हम कर लेंगे। सर पेपर पैटर्न, सर कंपनी ऑडिट का थोड़ा डीपली बता दो एक बार, क्या इसमें जीएसटी ऑडिट भी आता है? लो जी लो, कंपनी ऑडिट के बारे में बोरा जी मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी ऑडिट में कुछ स्पेसिफाइड प्रोविज़न दे रखे हैं साहब, आप ऑडिटर हो, आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपने अजय राठी सर से एक चैप्टर तो ज़रूर पढ़ा होगा, कौन सा? इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। ठीक है। या फिर अमलगमेशन। बोलो सर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सर हमने तो बैंकिंग भी पढ़ा है, सर पुराने टाइम में पढ़ा था। ब्रांच पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ब्रांच की ऑडिट कैसे होगी साहब? इंटरनल कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कंपनी कंपनी सॉरी लॉ से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं, आपको सर ने भी बताएंगे। सर स्पेशल जो पास होना चाहिए, कंपनी के आगे बैलेंस शीट के आगे रिड्यूस लिखा होना चाहिए, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा साहब। और किस चीज़ का ऑडिट करो? सर ट्राई टू टेक क्लास ऑफ 1 आवर रेगुलर। ओके जी राघव जी, डन, 110% डन। ठीक है जी। और कंपनी के बारे में जीएसटी का रेफरेंस भी आएगा, टैक्स का तो आएगा, जीएसटी का भी रेफरेंस आएगा, बट वो कहाँ आएगा वो तभी बात करेंगे। ठीक है जी बोरा जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात कर लें, क्योंकि पहली क्लास है। क्वेश्चन पेपर की बात, पैटर्न की बात ना हो तो सर कुछ अधूरा अधूरा सा हमें लगता है। हाँ सर लगता तो है। साहब 100 मार्क्स है, सर नई चीज़ बता दी आपने। 100 में से 70 मार्क्स का आपका जो है कौन सा है? बताओ बताओ। 30 मार्क्स का एमसीक्यूज़, एमसीक्यूज़ में भी 5 एमसीक्यूज़ 2-2 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसकी वेटेज होती है कितनी? 10, और एक एक नंबर के 20 एमसीक्यूज़। बहुत आसान होते हैं अगर ढंग से रीड करोगे तो, बहुत आसान होता है। मैं तो कहता हूँ फ्री में नंबर हैं, ले जाओ जी ले जाओ, फ्री में नंबर है। ठीक है। मैं यहाँ पर तोड़ तोड़ का टॉपिक कराने वाला हूँ, मतलब छांट छांट के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उठा रखे हैं। ठीक है। सर आपको कैसे पता? अरे भैया पिछले 10 क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आप खुद एनालिसिस कर लोगे कि क्या इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। बट हमें ओवरऑल चैप्टर तो ख़त्म करना है ना, बट याद है ना हमें समरी ज़रूर तैयार करनी है चैप्टर की, और कोशिश यही करना कि एक ही कॉपी में हो, पता लगे कि पता नहीं कॉपी ढूंढते रह जाए एग्जाम टाइम में। उसके बाद 70 मार्क्स में से सर 7 क्वेश्चन आएंगे ट्रू फॉल्स के, जो 2 नंबर का एक होता है, 1 नंबर में तुम्हारा आंसर और 1 नंबर का उसका रीज़न। ठीक है जी। जी सर। उसके बाद क्वेश्चंस 56 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव, मतलब
लिखने वाले। सर आज क्या कराने वाले हो? सर आज चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, नेचर ऑब्जेक्ट एंड स्कोप। क्या सर ये एग्ज़ाम में आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है। 6 से 8 नंबर की इसकी वेटेज है। जो बच्चा ये समझ रहा है कि साहब ये तो थोड़े मार्क्स का है, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि साहब बूंद बूंद से ही दरिया, दरिया तो नहीं कहूँगा, घड़ा भरता है, ठीक है ना। चलिए जी, इस चैप्टर के ओवरव्यू में क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा साहब। सबसे पहले आप मीनिंग ऑफ ऑडिट, आकांक्षा जी आप मुझसे पूछ रहे थे मीनिंग बता दो ऑडिट का, तो साहब वही मैं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के बाद। उसके बाद जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं सर, वो भी हमें बताओ। और साहब यूज़र्स कौन होते हैं, यूज़र्स के बारे में बताऊं? आपने पहले से पढ़ रखा है 11th क्लास में। बोलो, शॉर्ट भी लिख के बता दूं? मिस्टर गोले, मिस्टर गोले मतलब मैनेजमेंट, रिसर्चर, गवर्नमेंट, ओनर, लैंडर, एम्प्लॉय। बोलो 11th क्लास में आपने किया था नहीं किया था? वही तो यहाँ पर है। उसके बाद ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद एडवांटेज क्या हैं, उसके बाद मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑडिट, इंडिपेंडेंट का मतलब भी सीखेंगे। प्लीज सर प्लीज़ सीएमए ऑडिट को भी कवर। अरे बिल्कुल कराएंगे जी, बिल्कुल कराएंगे वरुण जी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बस आप सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए। काम पर ध्यान का मतलब है सिर्फ कंसिस्टेंसी लाइए। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार 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 करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए साहब। कंसिस्टेंसी की पावर बहुत बड़ी पावर होती है, ठीक है। बस अपने सर्कल को टूटने दें। उसके बाद लिमिटेशंस, लिमिटेशन मतलब कमियां क्या होती हैं, उसके बाद स्कोप क्या होता है, एस्पेक्ट क्या होता है, क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं साहब। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा, इस बात की पूरी गारंटी है मेरी, लिख कर ले लो, केस कर देना मुझ पर, ठीक है। कि साहब आपने बोला था, मैं तो कह रहा हूँ मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर फंसेगा 5 नंबर का, और यहाँ से एमसीक्यूज भी फंसेगा, 110% फंसेगा, ठीक है जी। जी सर। उसके बाद सर अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग, ठीक है जी। जैसे एक मूवी भी थी ना, रिक्की वर्सेस रिक्की भेल, तो यहाँ पर वो वाला भेल नहीं है, अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग है। उसके बाद ऑडिटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है जी। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स बता दो ऑडिटिंग के, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होती है, यहाँ पर हम कवर करेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, मीनिंग ऑफ एश्योरेंस क्या होता है, ट्रू एंड फेयर क्या होता है, सारी चीज़ें देखेंगे जी स्टेप बाय स्टेप। फीचर्स क्या होते हैं और टाइप्स क्या होती हैं। अब मुझे एक बात बता दो, जो बच्चों के टेंशन नहीं थी प्लीज़ अब थोड़ा सा टेंशन दे दें, क्योंकि अब बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ से आकांक्षा जी आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर अब आपका ऑडिट का मतलब एक्सप्लेन होने वाला है। जब आप अपना स्टडी मटेरियल खोलेंगे तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन मिलेगी ये वाली, मीनिंग ऑफ ऑडिट। अब ऑडिट स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों की परमिशन की ज़रूरत है। क्या स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी बताएं। जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है प्लीज़ अब थोड़ा सा टेंशन हो जाए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। मैं कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं करने वाला यहाँ पर, बुक की बातें भी नहीं करने वाला, मैं बस आपको रियल लाइफ में लेके जाने वाला हूँ। सर रियल लाइफ में लेके जाने वाले हो मतलब रियल लाइफ में अब आप एज आ ऑडिटर जाने वाले हो, तो बच्चे कह रहे हैं कि साहब ऑडिट का मतलब बता दो। साहब इतनी रामायण आपने गा दी, इतना बकवास आपने कर ली, लेकिन आपने ऑडिट का मतलब इससे नहीं बताया। ऑडिट का मतलब बताने से पहले मैं आपको लेके जाऊंगा 12th क्लास में। सर 12th क्लास में? हाँ जी मैं आपको लेके जाऊंगा 12th क्लास में। 12th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था। ओके सर वरुण जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। सबसे पहले मैं आपको 12th क्लास में लेके जाना चाहूँगा। 12th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था कंपनी अकाउंट, बोलिए पढ़ा था नहीं पढ़ा था? सर एक बात बोलूँ, हमने तो ओके आकांक्षा जी, ठीक है जी, परमिशन मिल चुकी है, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें। हमने यहाँ पर एक चैप्टर की बात की थी, कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर। और तो और आपको एक बात बता दूँ, आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा था। बोलो हाँ के ना। उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या थी साहब? उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इतनी थी कि आप पब्लिक से पैसा मांगते थे और खूब सारी जर्नल एंट्री करते थे, और आपका टीचर क्वेश्चन करा करा के थक गया था, बेटा कैपिटल रिजर्व निकालो, कैपिटल रिजर्व निकालो, कैपिटल रिजर्व निकालो। और एक क्वेश्चन जिसमें हम सबसे ज़्यादा परेशान होते थे, कौन सा? बोलो, 4 फीचर की एंट्री। कुछ याद आया? बोलो बेटा हाँ के ना। अब यहाँ पर वही कंपनी है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के ऑडिटर कौन है? सॉरी ऑडिटर नहीं कहूँगा, यहाँ पर कंपनी के जो मालिक हैं सीए अजय राठी सर हैं। बोलो क्या आप इन्हें जानते हो? हाँ सर हम इन्हें जानते हैं, ये तो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, और अकाउंट्स पढ़ाते भी हैं तो अकाउंट्स बनाते भी हैं, इस बात की पूरी गारंटी है। अब ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक है सब जानती है,
ये पब्लिक है, ये पब्लिक क्या करती है, कंपनी को पैसा देती है, मतलब कैपिटल की फॉर्म में देती है। किसकी फॉर्म में देती है बच्चों, कैपिटल की फॉर्म में। अब ये मत पूछ लेना कि आप कॉमर्स के बच्चों से और कैपिटल क्या होती है, हमें तो पता ही नहीं है कैपिटल क्या होती है, कैपिटल के बारे में मत पूछना, ठीक है, उसके बाद वरना बहुत बड़ा पाप लगेगा। अब यहाँ पर ये पब्लिक है, कंपनी में क्या करती है, अपना पैसा इन्वेस्ट करती है साहब। और ये अजय राठी हमारे सर हैं, ये इस कंपनी को चलाते हैं और ये अकाउंट्स भी पढ़ाते हैं। मैंने इनसे कहा कि सर आप पब्लिक का पैसा यूज़ कर रहे हो, बता तो दो क्या इन पैसे का आप सही इस्तेमाल कर रहे हो, इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हो, कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रहे। सब प्रैक्टिकल, अरे बिल्कुल साहब वरुण जी बिल्कुल प्रैक्टिकल बताएंगे। अभी फ़िलहाल बेटा जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैंने सिर्फ इतनी सी बात की है कि यहाँ पर अजय राठी सर की कंपनी है, इन्होंने पब्लिक से पैसा मांगा हुआ है। मांगते कैसे हैं, आपने बहुत सारी जर्नल एंट्री पास की हुई है, ठीक है जी, हाँ सर जर्नल एंट्री तो हमने पास की हुई है। कौन से चैप्टर में, इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में। अब मैं सिर्फ अजय राठी सर से मेरा एक क्वेश्चन है, हालांकि मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि साहब ये जो पब्लिक है बेचारी खून पसीना लगाती है आपकी कंपनी में, पैसा लगाती है, खून पसीना नहीं पैसा लगाती है, पैसे की फॉर्म में लगाती है। अब मुझे ये बताओ क्या कोई हेरा फेरी तो नहीं चल रहा, इनके पैसों का आप इफेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो अजय राठी सर ताव में आ गए, इन्होंने कहा सर ऐसे कैसे, ये लो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, मैं तो अकाउंट्स ही पढ़ाता हूँ, ये लो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, सब चेक कर लो, सब आपके सामने, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस, ये रही बैलेंस शीट, ये रही मेरी कैश फ्लो। अभी दो आइटम के बारे में थोड़ा ब्रेक के बाद बात करूँगा, नोट्स टू अकाउंट्स और चेंज इन इक्विटी, ठीक है जी। आप अजय राठी सर आ गए, मैंने कहा सर क्या मैं इन पर भरोसा कर सकता हूँ। अजय राठी सर कहते क्यों नहीं कर सकते, मैंने बनाए हैं भाई, मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ। मैंने कहा साहब ये मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक कह रही है। कहाँ गई पब्लिक, ये देखो ये डायलॉग भी लिखा हुआ। हम कैसे यकीन करें कि ये एफएस का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं, मुझे ये बताओ, क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ। मुझे जवाब चाहिए। आकांक्षा, वरुण और बाकी जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए क्या मैं यहाँ पर भरोसा कर सकता हूँ या नहीं। जल्दी से मुझे रिप्लाई चाहिए, क्या मैं अजय राठी सर के अकाउंट्स पर जो उन्होंने बनाए हैं मैं भरोसा कर सकता हूँ या नहीं। और साहब ये मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक कह रही है, बेचारी रो रही है, परेशान है, कहती हमारा पैसा पता नहीं कहाँ चला गया, सब इधर उधर चला गया। बोलो बेटे बोलो, चुप ना रहो, क्योंकि बोलोगे तो सीखोगे। जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताओ क्या यहाँ पर मैं भरोसा कर सकता हूँ सर ने जो अकाउंट बनाए हैं। जल्दी से रिप्लाई करें, देखते हैं कौन सा बच्चा रिप्लाई करता है। जल्दी से बताएं जी, अभी किसी बच्चे का जवाब नहीं आया। क्या मैं सर के अकाउंट्स जो बनाए हैं क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ या नहीं, मुझे जल्दी से जवाब चाहिए। आकांक्षा जी आप भी जवाब दे सकते हो, डोंट नो सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ बाकी बच्चे क्या सर ने ये बनाए। अगर आप कहोगे सर हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, तो साहब ये तो फिर मैं आपसे बोलूँगा, ये तो वही बात हो गई कि साहब खुद ही एग्ज़ाम लिख लो और खुद ही चेक कर लो। अब बोलो, अब जवाब दो, खुद ही एग्ज़ाम लिख लो और खुद ही चेक कर लो। क्या आप ऐसा कर सकते हो, क्या आपको भरोसा होगा उस डिग्री पर। सोचो अगर ऐसे ही कह दे कि साहब आप खुद ही क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट कर लो और एक काम करो खुद ही पेपर लिख लो और खुद ही पास हो जाओ, कौन यकीन करेगा भैया, बताइए जी बताइए। इस एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा बताइए कौन यकीन करेगा। साहब थोड़ा सा तो गड़बड़ होगी ना, अगर आपको ही मैं बोल दूं नो सर। आकांक्षा क्या कहना चाहते हो, नो सर मैं समझ नहीं पाया, प्लीज़ जल्दी से बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, जल्दी से बताएं जितने भी बच्चे देख रहे हैं। यस सर ये कंप्लीट, हाँ जी बिल्कुल कंप्लीट होगा जी, बिल्कुल कंप्लीट होगा, ये फास्ट ट्रैक बैच है, जल्दी 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 करेंगे लेकिन भागेंगे नहीं, ठीक है। इस बात की पूरी श्योरिटी एग्ज़ाम से पहले हम फिनिश कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से बताएं, मुझे जल्दी से बताएं क्या मैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिलाई कर सकता हूं। अगर मैं आपको कहूं आईसीआई आपको क्वेश्चन पेपर दे दे, आईसीआई कह दे कि भैया खुद ही क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट कर लो और खुद ही एग्ज़ाम दे लो, नो सर बिल्कुल भी नहीं। वेरी वेरी गुड वरुण अरोड़ा, वेरी वेरी गुड, सबसे फास्ट जवाब दिया है, बिल्कुल भी नहीं। साहब कुछ तो ध्यान रखो, किसका, इंटीग्रिटी का,
चलिए बिल्कुल भरोसेमंद है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है, इसमें सबसे पहला सबसे बुद्धिमान शक्तिमान कौन सा व्यक्ति है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। अभी बच्चे कहते हैं सर बात समझ में नहीं आई, अभी मैं बहुत इन डेप्थ में लेके जाने वाला हूँ। चलिए एक और एग्जांपल समझिए, कोई बात नहीं। बच्चे कह रहे हैं नॉन रिलायबल, वेरी वेरी गुड आकांक्षा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अजय राठी सर हैं, इनको साहब लोन चाहिए। क्या चाहिए? लोन चाहिए। लोन, मुझे लोन चाहिए। हमने कहा सर लोन चाहिए तो बैंक चाहिए ना, अगर लोन चाहिए तो बैंक जाइए। तो इन्होंने ये बेचारे बैंक गए और वहाँ पर इन्होंने बोला साहब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। वहाँ पर कैबिन में मैनेजर साहब बैठे थे। मैनेजर साहब मतलब बैंक मैनेजर। अरे सर बैंक मैनेजर तो बहुत पतले हैं। हाँ जी, खाते पीते नहीं है, शायद थोड़ा से कमज़ोर हैं, बट कोई बात नहीं। बैंक मैनेजर साहब ने कहा पहले अपने एफएस लेके आओ। अब आप कहोगे, आपके मन में फिर एक डाउट आएगा कि सर एफएस क्या होता है, हमें पहले एफएस का मतलब तो बता दीजिए। अरे साहब आप 11th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, आप कॉमर्स के बच्चे हो। जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना अकाउंट से, तभी से आपका शुरू हो गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो यही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाने वाला। प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब बस मुझे ये चेक करना है क्या ये सही बने हैं या नहीं। तो इन्होंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेको। अजय राठी सर ने कहा कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो। मैं ले आया। बैंक मैनेजर साहब कहते हैं कि साहब ऐसे मत लेके आओ, ऑडिट किए हुए लेके आओ। ऑडिट किए हुए? सर ऑडिट क्या होता है, ऑडिट कैसे, मतलब ऑडिट क्या होता है? बैंक मतलब सर ने पूछा मैनेजर साहब से कि ऑडिट क्या होता है। तो इन्होंने बोला स्पष्ट भाषा में, किसी सीए से ऑडिट करा के लाओ। ठीक है जी, किसी सीए से ऑडिट करा के लाओ। तो साहब यहाँ पर अजय राठी सर ने क्या कहा, मैं भी एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, बुद्धिमान शक्तिमान सबसे महान, मैं भी एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। तो देखो मैनेजर साहब ने क्या कहा, नहीं नहीं आपका नहीं चलेगा। सर आपका नहीं चलेगा मतलब मेरा क्यों नहीं चलेगा साहब? मैं भी तो, आपने ही तो कहा था किसी चार्टेड से साइन करा के लाओ, टेस्ट करा के लाओ, ऑडिट करा के लाओ। तो हमने कहा साहब आपका नहीं चलेगा। चलिए कोई बात नहीं। इन्होंने बोला अजय राठी सर ने बोला कि साहब मेरा बेटा भी चार्टेड अकाउंटेंट है, क्या उससे मैं करा दूं, ऑडिट करा दूं? तो मैनेजर साहब ने कहा साहब उनका भी नहीं चलेगा, प्लीज़ आप किसी से और से करा के लाइए। अब अजय राठी सर फिर परेशान हो गए। साहब अजय राठी सर खुद भी चार्टेड अकाउंटेंट है, उनका बेटा भी चार्टेड अकाउंटेंट है, पता नहीं मैनेजर साहब को क्या हो गया, बोल रहे हैं कि नहीं 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 ऑडिट करा के लाओ इंडिपेंडेंट ऑडिटर से। ठीक है कोई बात नहीं। फिर अजय राठी सर ने कहा एक काम करो सर, मेरा एम्प्लॉय नगेंद्र माथुर वो भी चार्टेड अकाउंटेंट है, उससे जाके करा लूँ। तो उन्होंने बोला बैंक मैनेजर साहब ने, नहीं सर नहीं नहीं राठी जी, किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर से करा के लेके आओ तब बात बनेगी। फिर सर ने पूछा कि सर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई ऑडिटर जिस पर आपका किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होगा। मतलब आपका खुद पर कंट्रोल होगा? हाँ सर होगा। मैनेजर को बादाम खिलाने पड़ेंगे? बाबू ऐसा काम नहीं होता वरुण जी, ठीक है। मैनेजर को बादाम खिलाने पड़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है। बट एक बात बोलूँ, क्या कहता है, बादाम से भी नहीं मानेंगे। उनको तो साहब इंडिपेंडेंट ऑडिटर चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑडिट का मतलब जिस पर अजय राठी सर का कोई भी कंट्रोल ना हो, मतलब वो उसको झुका ना पाए, जो मतलब खरीद भी ना पाए। एक बात थी ना, जो बिकेगा ना झुकेगा, सिर्फ इंटीग्रिटी के साथ काम करेगा। आजकल तो बहुत सारी मूवी आती हैं, आपने पुरानी पिक्चरें देखी हैं? बोलो हाँ के ना। हाँ सर देखी है हमने पुरानी पिक्चरें। उसमें देखो कैसे पुलिस वालों को घूस देते, पुलिस वाला कहता नहीं मेरी महानता है, मैं ये सब नहीं करता, मैं सिर्फ ईमानदारी से काम करता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। सर ने कहा मैं भी चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, हमने कहा ना आपका नहीं चाहिए। सर ने कहा मेरा बेटा भी सीए है भाई, हमने कहा नहीं आपका भी नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा नगेंद्र माथुर जो आपके सामने बैठा हुआ है, सर मेरा एम्प्लॉई है, क्या इससे करा दूं? एक बात बताओ, अगर मैं कर दूंगा और सर कह देंगे कर दे तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा, तो बोलो इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं हुआ? मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए। आकांक्षा जी आप भी जवाब दीजिए, ये सब्जेक्ट आपके लिए भी नया है और बाकी बच्चों के लिए भी नया है।
सर नाउ आई कैन अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ ऑडिट योर स्टोरी। ओके थैंक यू, जो मैं बात बताना चाहता हूँ शायद वो पहुँच चुकी है, बट मैं अब यहाँ पर आपको ऑडिट के साथ साथ इंडिपेंडेंट का मतलब बताना चाहता हूँ। अब मैं ऑडिट की बात करूँगा स्टेप बाय स्टेप। अब आपने कहा सर इंडिपेंडेंट कौन होता है, सर ने कहा इंडिपेंडेंट कौन होता है, तो उसके बाद हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ डेफिनेशंस पर। सबसे पहला वर्ड आया सर, कौन सा आया? इंडिपेंडेंट। बुद्धिमान, शक्तिमान, सबसे महान, जो ना बिकेगा ना झुकेगा। ठीक है जी, ऐसा कौन सा पर्सन है? सर ये कुछ ऐसे ही कहता है कि इंडिपेंडेंस का मतलब ये 3 लाइन है। ही शुड नॉट सबॉर्डिनेट ही जजमेंट। उसका जजमेंट, ऑडिटर का जजमेंट अपने क्लाइंट के उस पर नहीं होगा। मतलब सर मुझे कह दें कि साहब ऑडिट कर दो, और मैं सर के दबाव में नहीं आने वाला, ठीक है, तो कहता है कि मेरा जजमेंट सर के इन्फ्लुएंस पर नहीं होना चाहिए, मतलब सबॉर्डिनेट में नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर देसी भाषा में कहूँ, किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ के ना। उसके बाद कहता है ही शुड बी फ्री ऑफ एनी इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी फ्री होना चाहिए साहब, मतलब किसी भी तरह का कोई लालच नहीं होना चाहिए, पर्सनल लालच नहीं होना चाहिए, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो या शेयर से रिलेटेड हो, कोई भी लालच नहीं होना चाहिए। जो मैं बोलता हूँ, जो ना बिकेगा ना झुकेगा, जो ना बिकेगा आपके आगे ना झुकेगा, बस वो अपना काम करेगा। और फिर कहता है ही शुड ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट इन अनबायस वे। अनबायस मतलब निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल भी। सर इंडिपेंडेंस को प्रूव कैसे करेंगे? बेटा इंडिपेंडेंट को प्रूव करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। अब स्टैंडर्ड्स हमें बताएगा कि भैया क्या क्या हमें चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कंपनी ऑडिट का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर उसकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, किसकी? ऑडिटर की। अब बोलो इंडिपेंडेंट का मतलब आपको समझ आया नहीं आया? पर मतलब जजमेंट ऑफ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू अदर पर्सन। उसका इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, कोई भी लालच नहीं होना चाहिए, और निष्पक्ष तरीके से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। इतनी बात समझ आती है या नहीं? हाँ सर इतनी बात समझ आती है। अब मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ कहाँ पर? एग्जामिनेशन पर। अब मैं बात करना चाहता हूँ आकांक्षा जी से। आकांक्षा जी आपने मुझसे पूछा था एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है। अब मैं एग्जामिनेशन का थोड़ा थोड़ा बोल सकता हूँ। एग्जामिनेशन का मतलब मैं साहब चेकिंग कह लूँ, या वेरीफाई कह लूँ, या वाउचिंग कह लूँ, सबका मतलब एक ही है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आप एग्जामिनेशन की बात मत कराओ मेरे से। मैं ना जब छोटा था ना तो स्कूल जाता था, और वहाँ पर मेरी ड्रेस भी चेक होती थी, मेरे शूज़ भी चेक होते थे। तो वो बेसिकली कर क्या रहे हैं? वो ऑडिट ही तो कर रहे हैं। और एक बात मैं अंदर की बात बताऊँ, मैं ना अपना होमवर्क भी नहीं करता था, और मेरे टीचर ना मुझे बहुत मारते थे। वो क्या करते थे, होमवर्क दे देते थे और चेकिंग कर लेते थे, लाओ भाई लाओ किस किसने होमवर्क किया है। तो बेसिकली वो कर क्या रहे हैं भैया? ऑडिट ही तो कर रहे हैं। कभी कभार हमारे जो सिसोदिया जी हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो कभी कभी स्कूल में चले जाते हैं चेक करने के लिए क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। तो बेसिकली वो कर क्या रहे हैं साहब? चेकिंग ही तो कर रहे हैं। अब मैं इस वर्ड को, एग्जामिनेशन को, यहाँ पर चेकिंग कह लूँ, वाउचिंग कह लूँ, वेरिफिकेशन कह लूँ, सबका मतलब एक है। बट यहाँ पर इंस्टीट्यूट कहता है ना जी ना, आप तो एग्जामिनेशन ही कहोगे, हमें नहीं पता, एग्जामिनेशन कहोगे, आप चेकिंग कह लो, कुछ भी कह लो, बट हमसे जब बात करो तो एग्जामिनेशन कहो। कहता है किसका? किसका भाई, किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। साहब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस में आइटम है, जैसे कि सेल है। बोलो हाँ के ना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब सेल है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है, एसेट है, लायबिलिटी है, जितने भी उसमें जो फिगर है अमाउंट की, जो अमाउंट की जो फिगर है उसको चेक करना, उसका एग्जामिनेशन करना कि आपने सेल दिखा दी 10 करोड़ की, क्या सर एक्चुअल में 10 करोड़ की सेल है? हाँ जी सर आ गया समझ, वेरी वेरी गुड। आपने मुझे एक बात बताओ, आपने सेल चेक करनी है। सेल आपने पढ़ा था 2 तरह से होती है, 3 तरह से होती है। हाँ सर हमने ना अजय राठी सर का चैप्टर पढ़ा हुआ है हार परचेज का, तो वहाँ पर ना सेल ना एक तो कैश सेल होती है। बोलो हाँ के ना। हाँ सर कैश सेल होती है। एक सेल होती है कौन सी? क्रेडिट सेल। अगर कैश सेल होगी तो आप बैंक चेक करोगे,
बोलो हाँ के ना, आपको चेक करना पड़ेगा, तभी तो आप धोखे को, फ्रॉड को रोक पाओगे, चोरी को रोक पाओगे, कलूजन को रोक पाओगे। अगर क्रेडिट हुई है तो आपको डेटर को चेक करना पड़ेगा। अब कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि साहब कहे कि डेटर क्या होता है सर मुझे तो पता नहीं है। हाँ सर, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा। अब आपने डेटर से पूछ लिया अगर क्रेडिट है तो। अगर हायर परचेज पर है तो साहब आपका और हायर परचेजर का एग्रीमेंट तो होगा ना। एग्रीमेंट चेक नहीं करोगे तो साहब यही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं। अब आप इसको नाम दे दिया एग्जामिनेशन। साहब इंडिपेंडेंट ऑडिटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। अच्छा आप में से बताओ टैक्स की क्लास कौन कौन लेके आया हुआ है, फर्स्ट ग्रुप की क्लास किस किसने ले रखी है, जल्दी से बताओ मुझे फर्स्ट क्लास किसने किसने ले रखी है। वहाँ पर आपने एक देखा होगा क्या, आपने पर्सन का मतलब देखा होगा इनकम टैक्स में। तो साहब एंटिटी का मतलब यहाँ पर वही है, कंपनी भी होगी, एचयूएफ भी होगी, पार्टनरशिप भी होगी, और कोई चैरिटी भी होगी, कोई ट्रस्ट भी होगा, एओपी भी होगी, बीओआई होगी। यानी कि इन सब लोगों का आप क्या करोगे, ऑडिट करोगे। फिर कहता है चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो हाँ के ना। चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, कहता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, कहता है चाहे उसका साइज कुछ भी हो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देन सच एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड विद व्यू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, मतलब उस पर चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, साउंड की हो या अभी को, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कंपनी है तो भैया ऑडिट तो होगा ही होगा। ठीक है जी। अब सर क्या ये हमें तोते की तरह डेफिनेशन रटनी है, तो आंसर इज़ नो। सिर्फ आपने रीडिंग मारनी है 2 से 3 बार, क्योंकि यहाँ से कई बार, हालांकि इतनी अच्छी किस्मत नहीं है आप लोगों की जहाँ तक मैं समझता हूँ, लेकिन कई बार अगर किस्मत अच्छी हो तो यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है या फिर ट्रू फॉल आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तोते की तरह रटते हैं। देखिए जैसे अगर आपने ध्यान से पढ़ी होगी, समझ के करी होगी, तो आपको फ़ौरन दिमाग क्लिक कर जाएगा एग्जाम में, यार इस टाइप की कोई चीज़ हमने करी थी। ठीक है, तो इसको रीडिंग मारना है। उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर रखा है सर, कहाँ कहाँ पर। एक तो मैंने ये आपको बता दिया इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि सर डेप्रीशिएशन होता है, सर रेंट होता है, सर इंश्योरेंस होता है, सर एडमिन के एक्सपेंस होते हैं, और बैलेंस शीट में एसेट होती है, लायबिलिटी होती है, फर्नीचर फिक्चर, इन सबको चेक करना है जी, चेक करना है, बस यही ऑडिट है। हाँ जी साहब यही ऑडिट है। आप किसी भी बच्चे को डेफिनेशन में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ वो मुझसे पूछ सकता है, प्लीज़। उसके बाद एंटिटी, यहाँ पर मैंने कंपनी का नाम दे रखा है, पार्टनरशिप फॉर्म एचयूएफ, ठीक है जी, एनपीओ। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा किसका मैंडेटरी है किसका नहीं है। ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है या नहीं, मुझे जल्दी से एक बार लिख कर भेजो। उसके बाद कहता है एक्सप्रेस करना ओपिनियन। साहब आपका रिजल्ट आता है किस पर आता है, बोलो। ओके आकांक्षा, नो प्रॉब्लम। आकांक्षा आपको समझ आया यहाँ तक, तो प्लीज़ एक बार मुझे बताएं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं है उस तरीके का, फिर भी आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। ठीक है, फिर भी एक बार मेरे को बताओ, रिपोर्ट जैसे आपकी मार्कशीट, जैसे आप मार्कशीट, आपका परफॉर्मेंस कैसे चेक किया जाता है, एक मार्कशीट के थ्रू आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। तो यहाँ पर साहब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, किसके थ्रू दोगे सर, रिपोर्ट के थ्रू दोगे। अब इतनी बात समझ आती है या नहीं, मुझे जल्दी से एक बार लिख कर भेजो। अब मैं यहाँ पर जो भी पढ़ाने वाला हूँ, देखो कितना अच्छा यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर हमने सबसे पहले मीनिंग की बात कर ली, ठीक है जी। हाँ सर, मीनिंग की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो साहब ये रहा ऑडिट इन एंड इंडिपेंडेंट, मतलब हम देख चुके हैं एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी whether profit oriented or not in the respective of size or legal form when such examination conducted view expressing an opinion thereon। ठीक है जी, क्लियर है सर। ठीक है, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें। उसके बाद आगे चलते हैं, ये डेफिनेशन का एनालिसिस है
कि भैया इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो। अच्छा एक चीज़ और, अब ये जो लाइन है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी एक एमसीक्यूज तो साहब बन ही सकता है। कहता है द पर्सन कंडक्टेड दिस टास्क, जो भी पर्सन ये टास्क फॉलो करेगा किसका, ऑडिटिंग का, उसको टेक केयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। मतलब सिंपल सा ये है, जो भी बंदा ऑडिटर है वो ऑडिट कर रहा है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड ना करें। और अपना प्लीज़ स्टडी मटेरियल खोल लेना, ठीक है। तो उसको क्या क्या चेक करना पड़ेगा साहब, उसको चेक करना पड़ेगा अकाउंट्स हैज़ बीन ड्रॉ विद द रेफरेंस ऑफ एंट्रीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। याद करो वो 11th वाले दिन आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई एविडेंस ज़रूर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। कुछ याद आया आप लोगों को? कहता है वो सोर्स से ही अकाउंट बना होना चाहिए, मतलब लेजर, मतलब जर्नल एंट्री से ही आपका अकाउंट लेजर बना होना चाहिए। बोलो इतनी बात क्लियर है या नहीं, मुझे जल्दी से रिप्लाई करके बताओ। उसके बाद कहता है द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। मतलब सिंपल सा बोल दो ना, सोर्स डॉक्यूमेंट है क्या, जो भी आप बुक्स में एंट्री पास कर रहे हो उसका कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ज़रूर होगा, जैसे कि इनवॉइस, क्रेडिट इनवॉइस, सेल्स, क्रेडिट नोट, ये नोट, जर्नल नोट, कुछ ना कुछ तो होगा। आपने 11th क्लास में किया था तो वही तो हम यहाँ कर रहे हैं। कहता है एंट्री जिससे हुई है उसका कुछ ना कुछ सोर्स ज़रूर होना चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है नन ऑफ एंट्री, सर दूसरे कलर से, नन ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ बीन ओमिटेड। कह रहा कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जो हम भूल चुके हों, कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जो हम भूल चुके हों। किसमें? कंपाइलेशन में और बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है जी। पोस्टिंग करते टाइम कुछ भी हम भूले नहीं हैं। बताइए जी बताइए, इतनी बात क्लियर है। और कहता है द इंफॉर्मेशन कन्वे स्टेटमेंट क्लियर और एम्बिगुअस, मतलब सब कुछ क्लियर है सर, डबल मीनिंग बातें यहाँ पर नहीं चलती। डबल मीनिंग बातें मतलब सेल है जी, सेल है। अब भैया कौन सी सेल है बता दो, क्रेडिट सेल है, हायर परचेज की सेल है, या कैश सेल है, मुझे बता दो बस जी सेल है। तो कहता है ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सेल है तो सेल के आगे क्लियर कट लिखा हुआ होगा कि वो क्रेडिट सेल है या कैश सेल है या फिर एग्रीमेंट हायर परचेज वाली सेल। याद करो वो हायर परचेज का चैप्टर। हाँ सर ये तो बात क्लियर है। उसके बाद कहता है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अमाउंट आर प्रॉपरली क्लासिफाइड। कह रहा है जो भी अमाउंट दे रखा है प्रॉपरली क्लासिफाइड है, प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड है, प्रॉपरली डिस्क्लोज है, कन्फर्मेंटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। जो भी हमें प्रॉपरली क्लासीफाई करना है सर, क्लासीफाई का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये है कि आपने जो भी फिगर दिखा रखी है, अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस की है तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रखी है, बैलेंस शीट के आइटम है तो बैलेंस शीट में दिखा रखी है, कैश फ्लो के आइटम है तो कैश फ्लो में दिखा रखी है। बोलो अगर कंपनी है तो उसका बैलेंस शीट शेड्यूल के अकॉर्डिंग बना रखा है नहीं बना रखा, ये ओके वरुण अरोना जी, वेरी वेरी गुड, ये सारी चीज़ें। फिर कहता है द स्टेटमेंट अकाउंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर। ट्रू एंड फेयर पिक्चर का मतलब यहाँ पर है जैसा हमने सोचा था वैसा ही पाया, जैसा हमने सोचा था वैसा हमने पाया। बोलो जी बोलो, जैसा हमने सोचा था वैसा ही पाया। अब यहाँ पर एक स्टडी मटेरियल में ना क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं। अब मुझे रिप्लाई आप लोगों से चाहिए, प्लीज़ आप लोग जरूर रिप्लाई करना। वाइल ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ टैलेंटेड एंड एफिशिएंट लिमिटेड, ठीक है जी, ऑडिट के दौरान फाइनेंशियल ईयर इनका ये है। द ऑडिटर ऑफ द अबव मेंशन कंपनी ऑब्जर्व, क्या करता है जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस 1,30,000 रुपये के और पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस 2,92,000 के। कह रहा है रिकॉर्ड ही नहीं कर रखे। बताओ जी बताओ, कंपनी है टैलेंट एंड एफिशिएंट लिमिटेड,
उसने ये 2 तरह के खर्चे रिकॉर्ड ही नहीं कर रखे बुक्स ऑफ अकाउंट में। बताओ क्या ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर है या नहीं? जल्दी से एक बार रिप्लाई करके बताएं। आपने तो साहब रिकॉर्डिंग ही नहीं कही है और आप उसको सच कैसे कह रहे हो? बताइए जी, बताइए, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले जवाब देता है। बताइए जी, बताइए, जल्दी से बताइए, बताइए जी, जल्दी से रिप्लाई करें, मैं रुक गया। बताइए जी, ट्रू एंड फेयर पिक्चर है? आप वही भूल गए, आगे तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट प्रेजेंटिंग ट्रू और फेयर व्यू। ठीक है जी, लिख भी दिया आंसर। बताइए जी, वरुण क्लियर है? आकांक्षा जी आप भी रिप्लाई करें प्लीज़। नो सर, ट्रू नहीं है। वेरी वेरी गुड। क्या आपको इतनी बात समझ आई या नहीं आई? नोट्स के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, प्लीज़ टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको नोट्स सारे यहीं से मिलेंगे। एक बार मैं दिखा दूं, क्योंकि नोट्स की जो समरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समरी समरी ओपन करते हैं। एक बार मैं आपको समरी भी दिखा दूं कि हमने नोट्स से तैयारी कैसे करनी है। समरी दिखाओ जी, समरी कहाँ चली गई कंप्यूटर जी? ये रही जी, ये रही, ये लीजिए जी, समरी निकल गई। देखो जी, ये वो समरी है। पूरा पढ़ने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद हमें किस तरीके से करना है साहब, हमने डेफिनेशन रीडिंग मार ली और ये हमारा वो पेपर है जिसको हमें टैबलेट की तरह खाना है। जैसे डॉक्टर टैबलेट देता है ना, टैबलेट कैसे देता है? 2 सुबह 2 शाम। तो ये ऐसी टैबलेट है जो एक बार आपको मॉर्निंग में ज़रूर खानी है। खाने का मतलब देखनी है, एक बार नज़र मार लेनी है। क्योंकि साहब आप दुनिया भर की नॉलेज ले जाओ, लेकिन एग्ज़ाम में अगर उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए तो भैया क्या फ़ायदा उस चीज़ का? बोलो हाँ के ना। बट मैं तो ये कहता हूँ कि हो सकता है कि क्वेश्चन हमारा सारा इसी नोट से आ जाए, और आएगा भी। नो सर, नॉट ट्रू। ओके, वेरी वेरी गुड वरुण जी। अब वरुण जी थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये समरी, जो समरी नहीं कहूँगा मैं तो इसको रामबाण कहूँगा, जड़ी बूटी कहूँगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के बाद जो आपको याद रखना है, भैया कोई भी आपको कहता है कि 10 दिन में 20 दिन में ऑडिट करा देंगे और आपको पास करेंगे, झूठ बोलता है। आपको खुद ही पास होना पड़ेगा, और वो पास होने के लिए साहब कुछ कुछ फैक्टर होते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। अब वो फैक्टर कौन कौन से हैं? वो फैक्टर यही हैं। देखिए, जैसे मूवी एक चलती है ना, 3 चीज़ों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर साहब मार्क्स लाने का भी सिर्फ एक ही रीज़न है, रिवीजन, रिवीजन एंड अगेन रिवीजन। और कोशिश ये कर लेना, एक बार अगर खुद से लिख लोगे तो बेटा मज़ा ही आ जाएगा, सोने पे सुहागा। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट समरी में है। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। मेरा नंबर अगर चाहिए तो मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। 9873609623। ठीक है जी, ऑडिट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते हो। बट मैं तो यही कहूँगा कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बस आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करते जाओ, और ये प्लीज़ काम ज़रूर करना, आप जिसकी भी क्लास ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी लिए, बस जो मेन फैक्टर है उसको करना मत भूलना। ये नोट्स, मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि जैसे दवाई खानी है, कब तक खानी है साहब? जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, वरना ऐसा होगा करंट का तो याद रहेगा, पीछे का भूल जाएंगे। तो साहब हमें ऐसा नहीं करना साहब, ये थ्योरी है, थ्योरी में मार्क्स ऐसे ही लाए जाते हैं, बार 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 रिविज़न। और मैं आपको बता दूं, एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में 30 सेकंड से भी कम का वक्त लगता है, 30 सेकंड से भी कम का। और ना यकीन होना, मैं आपकी पावर को चेक करा दूंगा, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं रिवीजन, सारा रिवीजन ज़रूर कराऊंगा। ठीक है, चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय। और बाकी प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।